Today we are going to discuss about interviews. Assalamu alaikum, this is Amayma Iftakhar and today we are going to discuss about interviews. यूके की अभी आपको पता है क्रेडिबल इंटरव्यूज हो रहे हैं एंड देयर आर मेनी थिंग्स जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए बट ड्यू टू हमें प्रॉपर क्योंकि वो गाइडेंस नहीं होती जिसकी वजह से हमें ये नहीं पता होता कि एक्चुअल डूज एंड डोंट्स क्या हैं. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द डूज एंड डोंट्स इन यूके क्रेडिबल इंटरव्यूज जो कि आपको हेल्पफुल होने वाले हैं आपके इंटरव्यू में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं आपको जैसे बता दूं कि इंटरव्यूज दो तरह से होते हैं. एक आपका एआई पे होगा, आई मीन कि कोई रोबोटिक इंटरव्यू है, एक या तो आपका किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ होगा. ठीक है. अच्छा, इस चीज़ को मैं थोड़ा मज़ीद एग्जैजरेट कर दूं. जो ह्यूमन इंटरेक्शन इंटरव्यू है, लाइक जो आपका इंसान इंटरव्यू ले रहा है, कोई इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू 101 ले रहा है, उसमें आपके पास मार्जिन होता है कि भाई अगर आपका कोई क्वेश्चन मतलब ऊपर नीचे हो जाता है तो वो उसको अंडरस्टैंड कर लेता है. बट अगर कोई रोबोटिक इंटरव्यू है, एआई सिस्टम पे हो रहा है, जो कि रैकेट में आपका चला जाना है, रिकॉर्ड हो जाना है, देन वो क्योंकि उन्होंने ना अपने सिस्टम में एक चीज़ों को सेव किया होता है कि भाई ये क्वेश्चंस के आंसर होंगे, देन इट विल प्रोसीड, राइट. और उसमें से अगर आपका कोई भी आंसर का क्वेश्चन रह जाता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको रीटेक के लिए रीटेक में लेके चला जाता है. अच्छा, खैर ये मैं बता रही हूँ न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी उनके क्यों कैसे होते हैं, इसलिए मैंने कहा ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूं कि सम टाइम अगर आपकी कोई छोटी सी बात भी रह जाती है तो उसको भी वो रीटेक में लेके चले जाते हैं. खैर, एक तो ये हो गया कि इंटरव्यूज कितनी तरह के होते हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट क्या है, आपने एक्चुअल में इंटरव्यू लेते क्यों हैं. मतलब मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूंगी. ऑब्वियसली क्वेश्चंस आप जहां से भी अपना प्रोसेस करवा रहे होंगे वो आपको सीरीज ऑफ क्वेश्चंस लाजमी प्रोवाइड कर देते हैं. मैं सिर्फ आपको उनको थोड़ा सा बता रही हूँ कि उनमें से कौन से क्वेश्चंस लेस इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है. अच्छा, अब इंटरव्यू लेते क्यों हैं. बेसिकली आपका इंटरव्यू लेने का मकसद क्या है, आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए. आइदर यू आर जेन्युइन स्टूडेंट और नॉट. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको अपने कोर्सेज के बारे में पता भी नहीं होता. अगर ऐसे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी उनका इंटरव्यू करेंगे एंड दे आर अनएबल टू प्रोवाइड देयर आंसर्स, तो ऑब्वियसली वो उनके लिए कोई सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन नहीं है. वो एक बच्चे को लाइक वो टियर 4 स्टूडेंट वीजे पे एक बच्चे को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं और बच्चा अपनी इंटेंशंस बता रहा है कि मैंने उधर आके पढ़ना है, ठीक है, और मेरा जीना मरना जो है वो कोर्स है और वो वहाँ पे पढ़ के वापस आना है. एंड जब उसके कोर्सेज के बारे में, उसके आउटकम के बारे में पूछा जाता है तो he or she is blank. Does it make any sense? आप खुद सोचें. अगर आप अपने आप को इंटरव्यूअर की जगह पे रखकर सोचें, एक ऐसा बच्चा है जिसको अपने मॉड्यूल्स का ही नहीं पता. से आप अगर मास्टर्स में जा रहे हैं ना, तो कुछ मॉड्यूल्स हैं जो आपको समझने पड़ते हैं और मेरे ख्याल से जो जेन्युइन स्टूडेंट होता है वो सबसे पहले अपने मॉड्यूल्स को ही चेक करता है. उन्हीं के बेसिस पे वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करता है. वो कोर्स बेस्ड होता है. वो कभी भी लोकेशन भी ऑब्वियसली उसके लिए मैटर करती है, डेफिनेटली करती है, लेकिन वो इतना नहीं होता कि भाई मैंने ये ही मैं अब कैसे एक्सप्लेन करूं कि वो जो जेन्युइन स्टूडेंट होगा वो कोर्स बेस्ड होगा. ठीक है. उसके लिए क्या मैटर करेगा कि मेरा कोर्स जहाँ पे जो अलाइन कर रहा है मेरे फ्यूचर प्लान और मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ, मैंने उस यूनिवर्सिटी में जाना है. ठीक है, जहाँ पे वो सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. सो आपका कोर्स आपको आपके कोर्स के बारे में बड़े अच्छी तरीके से पता होना चाहिए. आपको मॉड्यूल्स बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने आने चाहिए. ठीक है. उनके आउटकम्स, अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. फर्ज करें मैंने बैचलर्स ऑफ बिजनेस किया हुआ है और मैं आगे बिजनेस एनालिटिक्स करने जा रही हूँ. ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. अब ऑब्वियसली भाई मैं इतने पैसे लगा के जा रही हूँ, मैं एक स्टडी अब्रॉड, एक इमोशनल सिचुएशन भी होती है हम जैसे एशियन स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, एक इमोशनल एक्सपीरियंस भी होता है अपार्ट फ्रॉम एक्सपोजर और एकेडमिक एक्सपोजर. तो जाहिर सी बात है मैंने कुछ तो सोचा होगा ना कि भाई वाई बिजनेस एनालिटिक्स. कोई मेरी पर्सनल कंसिडरेशन में कोई एक तो उस तरह की बात होगी कि मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर सकूं कि भाई वाई. ठीक है. अगर मैं उनको अपने वाइज नहीं बता पाऊंगी तो अनफॉर्चुनेटली उनके नजदीक मैं जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हूँ.
आपका कोर्स आप जितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे उतना ही अच्छे आपके लिए अच्छा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, कोर्स के बाद जो सेकंड चीज है, अच्छा यहाँ पे एक चीज है, वाई दिस कोर्स, अगर ये पूछते हैं या वाई बिजनेस एनालिटिक्स या कोई भी कोर्स, जिस भी कोर्स में आप जा रहे हैं, अब वहां पे आप आंसर करने लग जाते हैं जी वही जो वेबसाइट पे लिखा है वो डिट्टो, उसको क्या हो से कहते हैं, आपने पैराफ्रेज समटाइम स्टूडेंट्स ने किया होता है या इवन पैराफ्रेज भी नहीं किया होता, उसी चीज को बोले जा रहे होते हैं, आई विल पॉलिश माई स्किल्स एंड दैट विल फॉस्टर माई ग्रोथ। नहीं ऐसे ना किया करें, बी स्पेसिफिक, प्रिसाइज एंड जेन्युइन। आप उनको पता है कि वो आपके स्किल्स फॉस्टर होने हैं और पॉलिश होने हैं, इस चीज को थोड़ा सा छोड़ के अपनी चीजों को एक्सप्लेन करें कि अगर बिजनेस एनालिटिक्स है, अब फर्ज करें, या साइबर सिक्योरिटी की अगर मैं बात कर लूं कि साइबर सिक्योरिटी में आप क्यों जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम बता सकते हैं कि पाकिस्तान में उसका सप्लाई डिमांड का जो गैप है ग्रेजुएट्स का वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे यहाँ पे डिमांड तो है बट अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा ग्रेजुएट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे R&Ds भी इवन डेवलप हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो 7+ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अवेलेबल हैं R&Ds डिपार्टमेंट्स, जहाँ पे जितने भी साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स हैं वहाँ जाके अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकते हैं, बट स्टिल वो इसका आउटकम है या ग्रेजुएट्स की वो प्रोडक्टिविटी वो नहीं प्रोड्यूस हो पा रही। दूसरे नंबर पे जो गवर्नमेंट है, ये तो एक हो गया ना, हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई देयर आर डिमांड एंड सप्लाई गैप। अच्छा, इसके अलावा हम उनको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई हमारे जो ये गवर्नमेंट है ये बहुत फोकस्ड हुई है, क्योंकि जो ये रिसेंट एक साइबर अटैक हुआ था प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, और दूसरे साइबर अगर हम क्राइम्स देखें या साइबर अटैक्स देखें, इतने ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से इन्होंने अपना डाटा जो प्रोटेक्ट करना है, उस वजह से देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़ जो यहाँ हम खुद भी बिल्ड कर सकते हैं। ऐसे हम ऑब्वियसली जॉब्स तो मिलनी मिलनी, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ पे बहुत फोकस्ड हुई है, ठीक है, और अगर आप स्किल्ड हैं और आप जो है आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है और इंटरनेशनल आपके पास डिग्री है, तो डेफिनेटली यहाँ के एम्प्लॉयर्स आपको प्रेफर करेंगे डोमेस्टिक एम्प्लॉय ग्रेजुएट्स के ऊपर, पहली बात। और दूसरे नंबर पे आप अपनी भी कोई इनोवेशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने किसी जगह जॉब ही करनी है, आप अपना कोई ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जहाँ पे आप की जो कह सकते हैं कि जो ये जितने भी साइबर अटैक्स हो रहे हैं या साइबर क्राइम्स हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए, खैर वो इसको आप ज़्यादा एग्जेजरेट करके बता सकते हैं, अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके एक्चुअल में क्या प्लान्स हैं। अच्छा, ये कोर्स को हमने डिस्कस कर लिया, आउटकम को डिस्कस कर लिया, ये फ्यूचर प्लान भी इसी में आ गए। फ्यूचर प्लान आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा आपका प्रिसाइज होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, मैं इधर आऊँगा, मैं इधर भी जा सकता हूँ, मैं इधर भी जा सकता हूँ, मैं इधर भी जा सकता हूँ, और गूगल से देख के पहले 2-3 जो टॉप फर्म्स हैं उनको ही ना चूज़ कर लिया करें, ठीक है। थोड़ा सा डाइवर्सिटी लेकर आए अपने आंसर्स में, थोड़ा सा सर्च कर लेना। लिटरली इट टेक्स ओनली 2 डेज, लिटरली 2 डेज। आप किसी भी टॉपिक के बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ना हो ना, 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं। आप एक प्रोसेस में रहते हैं पूरा साल, ऐसे भी बच्चे हैं जो एक साल में प्रोसेस में रहते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू उनको ऐसा लगता है कि बस यहाँ पे चीज़ खत्म है। अच्छा, वाई यूके? क्योंकि उसका कल्चर बहुत डाइवर्स है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो हाउ दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिशियल फॉर यू। आप पढ़ने जा रहे हैं, आपको डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी कैन बी लीस्ट फैक्टर, बट यूके का कोई प्रॉपर एकेडमिक आंसर दें जो कि आपके कोर्स के साथ आप अलाइन हो सके, आपकी सिचुएशन के साथ अलाइन हो सके, आपकी प्रोफाइल के साथ अलाइन हो सके। अगर हम इसको सम अप करें ना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट है ना, वो आपका कोर्स, मॉड्यूल्स, आपके फ्यूचर प्लान, ठीक है, ये हैं। इसके बाद सारे क्वेश्चन जितने भी है ना, वो आप कह लें कि लेस इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है उस पर कितने डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है, ये जितने भी फाइनेंशियल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। अच्छा, अब इसमें ये नहीं होना चाहिए कि इसमें भी आप अन्यवाही आंसर दे रहे हैं, जो भी आपका दिल करता है आप बोल रहे हैं, उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यूअर क्या सुनना चाहता है, और उसको मतलब आप बड़ा इजी होकर
बड़ा प्रिसाइज होकर बताएं कि भाई ये मेरे जो हैं स्पॉन्सर है, मेरे फादर, वो ये बिजनेस करते हैं, वहाँ से इतना अर्न करते हैं, मेरे अलावा 2 सिबलिंग्स और हैं, ठीक है, जिनके ऊपर उन्होंने ऑब्वियसली ये खर्च करना होता है, बट ये इस तरह मेरी मदर अगर जॉब करती हैं, वो भी करती हैं, तो ये हमारी इनकम इस तरह से डिवाइड होती है, ये है वो है। और उसके अलावा मेरे जो एक्सपेंसेस हैं, मेरी साल की लेट्स से 12,000 फीस है, और अगर मैं लंदन में जा रहा हूँ तो 12,006 तो मेरे लिविंग एक्सपेंस है वहाँ पे 1 साल रहने के। उसके अलावा अगर जो भी इसके अलावा अगर एक्सपेंस आएंगे वो तो इतने मेरे अकाउंट में भी अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि बैंक स्टेटमेंट आपने प्रोवाइड करनी है डेफिनेटली, या आपने होल्ड किए होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए बातें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं पर्सनली भी देखूँ, अगर मैं वाकई पढ़ने जा रही हूँ, तो मैं तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को देखूंगी ना। सबसे पहले बैठ के अपना बजट एवेल्युएट करूंगी कि मेरा कितना बजट है, कितना मुझे चाहिए, कितना चाहिए, होना चाहिए आगे, मतलब सब एवेल्युएशन के बाद ही मैं यूनिवर्सिटी ये डिसाइड कर पाऊंगी ना कि मैं जा रही हूँ कि नहीं जा रही। और यही क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछने होते हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग में आते हैं ना। बजट आपका डिसीजन मेकिंग है, जो मेरे ख्याल से पहला फैक्टर होना चाहिए। आप अगर 12,000 फी अफोर्ड करते हैं, नेवर गो इन यूनिवर्सिटी जहाँ पे फी 16, 17, 18, 19, 20 है, ठीक है, क्योंकि वहां जाके आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका बजट ये आपके डिसीजन मेकिंग में आता है, आपका कोर्स ये आपके डिसीजन मेकिंग में आता है, आपके फ्यूचर प्लान ये आपके डिसीजन मेकिंग में आते हैं। ये सब चीज़ें आपकी डिसीजन मेकिंग में आते हैं, और यही जब वो आपसे पूछते हैं इंटरव्यू की शक्ल में, तो आपको नहीं पता होता। आप अकोमोडेशन के बारे में, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, वो अकोमोडेशन के बारे में बड़ा एग्जैजरेटेड क्वेश्चंस पूछती है कि ये भी आप चूज कर सकते थे, वाई दिस, कितना डिस्टेंस है, ये है वो है फलाना। खैर, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना पैटर्न है, मैंने आपको ओवरऑल बताया है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, उसका एक स्पेसिफिक अपना पैटर्न होगा, जिस पैटर्न पे उन्होंने जो है आपसे क्वेश्चन पूछने हैं और इंटरव्यू लेना है। खैर, ये जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मोर इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपके डिसीजन मेकिंग में आते हैं, और वो आपको पता होने चाहिए, डेफिनेटली आपको पता होंगे, ठीक है, और आप उनको अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे, तो इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस भी होगा। उसको पता होगा कि भाई शी और ही इज जेन्युइन स्टूडेंट, और मैंने इसको जो है उसी तरह से ट्रीट करना है। लेकिन अगर आप उसको ये फॉस्टर माई स्किल्स एंड आई विल कम बैक टू पाकिस्तान एंड ज्वाइन वन ऑफ दीज टॉप फर्म्स, मतलब जो भी वो गूगल की फर्स्ट 2 फर्म्स होती हैं, वो ये उनका ना काम है, सिर्फ जो इंटरव्यूअर बैठा होता है ना, उसने सिर्फ इंटरव्यूज ही कंडक्ट करने होते हैं। तो उसको ना पहले आपके पहले 5 मिनट से या पहले 2 मिनट से पता चल जाता है, या पहले आपको वर्ड से पता चल जाता है कि आप आगे कितना, उसने आपको कितना आगे जो है वो खींचना है, या कितना आपसे कितने क्वेश्चंस करने हैं, या आप किस कैलिबर के स्टूडेंट है, किस कैटेगरी की, आपकी कितनी प्रिपरेशन है। तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू फेल होने के बाद कहते हैं मैंने तो सारा सही दिया था, वो पता नहीं क्यों उसने ऐसे किया, मुझे नहीं पता, मैंने तो सारा ठीक दिया था। ऐसा हो नहीं सकता कि आप 1 in 10% अपना दें और आपको आउटपुट ना मिले। इट्स नॉट पॉसिबल इन एनी वे, नॉट इन ओनली इंटरव्यू। अगर आप इसको रियल लाइफ में भी देख लें कि आप अपना 1 in 10% किसी चीज़ को दें, वो आपको आउटपुट ना दे, इट्स नॉट पॉसिबल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ हो कि इंटरव्यू में कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इट्स ऑल अबाउट योर कोर्स, योर आउटकम्स, योर फ्यूचर प्लान्स, योर मॉड्यूल्स एंड योर फाइनेंशियल क्वेश्चंस। ये अगर आपके प्रिपेयर्ड हो ना, कोई एक आधा क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे भी हो, अनलेस अंटिल यूनिवर्सिटी के अपना कोई पैटर्न ना हो, तो दैट्स ओके, ठीक है। तो आपने इसको इसी तरीके से अपने 2 दिन लगा के सर्च करें, ये एक टिप लिख लें। और आपको एक और मजे की बात, तो चीजों को समझे। कभी भी एशियन स्टूडेंट को इंग्लिश की बेसिस पे असेस नहीं किया जाता। वी आर एशियन, लाइक वी आर नॉट इंग्लिश स्पीकर के हम बहुत फ्लुएंसी से बोलना हमें आना चाहिए। ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको बोलना आना चाहिए इतना फ्लुएंसी के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आपके कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं, आपके जो हैं ये चीज़ मैटर नहीं करती कि भाई आप कितने फ्लुएंट हैं। आप इस चीज़ को आप जब 2 दिन लेंगे अपने कोर्स को, उसके पाकिस्तान में क्या आउटकम्स हैं, वहाँ पे क्या आउटकम्स हैं, उसके हर तरह से हर पैरामीटर्स को जब आप सर्च कर लेंगे, तब आप क्रॉस क्वेश्चंस के लिए भी रेडी होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, किसी भी जगह से आप अगर आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं या अपना प्रोसेस करवा रहे हैं, अगर आप वहां पे कहें ना कि मुझे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर,
पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं कि वो आपको कैसे एक इंटरव्यूअर आपको कोई मतलब अगर सर्च कर दे तो दैट्स प्लस पॉइंट, बट जाहिर सी बात है जो एक सर्च में आपने 4-5 लिंक खोलने हैं, उसमें से देखना है, फिर उसमें से रीड आउट करना है, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, डाइवर्स हो जाती है। तो उसमें फिर आपको पता होता है कि अगर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन भी कर लेगा तो आई नो हाउ टू आंसर दैट, ठीक है। इसलिए दैट्स माय सजेशन कि 2 दिन लें, अच्छे तरीके से उसको सर्च करें, सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को समझें, रट्टा लगाने की कोशिश ना करें। इंटरव्यू इज नॉट अ बिग डील। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।